हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ एंड स्टेइंग एट योर होम। आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल यूट्यूब पे भाविशा इंस्टीट्यूट के नाम से। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारी क्लास है या ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, जो वर्चुअल क्लास कह सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन क्लास कह सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और मैं सीए जितेंद्र जैन आप सभी का भाविशा इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, वाई वी ऑल आर गैदर टुगेदर हियर, बिकॉज हमारा मिशन क्या है मेरे दोस्त? हमारा मिशन ये देखो, मिशन सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 एग्जाम्स। हमारा मिशन है सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 एग्जाम्स को क्लियर करना और एक अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर करना। और हम ये मिशन के साथ में चलते हैं, इस मिशन को लेके चलते हैं कि हम एक अच्छी रैंक लेके आएंगे। वी डोंट वांट टू जस्ट क्लियर द एग्जाम, वी वांट टू गेट द रैंक इन एग्जाम्स। इसी मिशन और इसी जोश के साथ में हम काम करेंगे। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कैसा भी हो, हम अपने सपने को और अपने मिशन को कम नहीं होने देंगे। हमारी सोच बड़ी रहेगी। यस, हमारी सोच बड़ी रहेगी। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मुझे हर हाल में अपने टारगेट को, अपने गोल को पाना है। इसी के साथ में आज से आपका मिशन होना चाहिए बच्चा, आज से आपका मिशन होना चाहिए मिशन सीए फाउंडेशन नवंबर 2020। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट और नथिंग लेस देन दैट। सो इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। आप और हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। डोंट यू वरी, आपके हर जगह आपके साथ में भाविशा इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है, आपकी हर प्रॉब्लम्स के लिए खड़ा है। तो मैं सीए जितेंद्र जैन एक बार और आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पे। ये आपका चैनल दैट इज कॉल्ड द भाविशा इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये आपका भी इंस्टीट्यूट है। यस, क्योंकि आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है। पहली क्लास है ये मेरी सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पहली क्लास है मेरी। यस, क्यों संस्कृति, यस हर्षिता, आदित्य, होप यू ऑल आर सीइंग मी, यू आर वाचिंग मी। दोस्तों, इस क्लास में देखिए, हमारा मिशन है नवंबर 2020 एग्जाम्स। हमारा मिशन है नवंबर 2020 एग्जाम्स, उसको हर हाल में क्लियर करना है, अच्छे मार्क्स के साथ में क्लियर करना है, एक अच्छी रैंक लाने की कवायद रखनी है और एक अच्छी रैंक लाने की सोच रखनी है, उसको लेके आना है। तो दिस इज जस्ट ए वाव। यस, तो हम जब भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि हम इस एग्जाम में हमें किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा, किन किन पेपर से मिलना पड़ेगा और किस पेपर की क्या स्ट्रेंथ है, किसमें किस तरह की मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं, किसमें मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसको किस तरह से कंप्लीट करना चाहिए, किस पेपर को किस नजरिए से देखना चाहिए। आज इस पहली क्लास में हम ये सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम ये क्लास। मैं सबसे पहले आपको आपके इस मिशन सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 एग्जाम्स के बारे में कुछ डिटेल ब्रीफ करूंगा और उसके बाद में मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट रहेगा। मैं आपको आपका पेपर 1 अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा। चलिएगा, तो आपको पता होगा इस एग्जाम में आपके पास में 4 पेपर है। आपके पास में क्या है? 4 पेपर हैं। तो पेपर आपके पास में 4 रहेंगे। हाँ जी, आपको पता रहेगा इसमें आपके पास में 4 पेपर हैं और वो 4 पेपर कौन कौन से हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका क्या मार्किंग सिस्टम है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। पेपर फर्स्ट जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर है। पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का पेपर है बच्चा। उस पेपर का नाम क्या है? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, प्योरली अकाउंट्स है बेटा। इसके अंदर क्या क्या आता है, ये सारी बातें हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन पेपर 1 कितना है आपका? 100 मार्क्स का पेपर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का पेपर है। इसकी मार्किंग स्कीम कितनी? ये 100 मार्क्स का, ऑफ कोर्स ये 100 मार्क्स का है। उसके बाद में अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूँ, पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का है, लेकिन इसमें पेपर 2 में 2 पार्ट है। पेपर 2 के अंदर 2 पार्ट है। पार्ट 1 जो है आपका वह बिजनेस लॉ का है। पार्ट 1 बिजनेस लॉ का है और यह 60 मार्क्स का है। पार्ट 1 बिजनेस लॉ का है और यह बेटा जी 60 मार्क्स का है।
पार्ट 2 जो है आपका वो है कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अगर हम सही बात कहें तो ये एक तरह से इंग्लिश कम्युनिकेशन है, एक तरह से ये इंग्लिश कम्युनिकेशन है। हाँ जी, अगर मैं इसको बात कहूं आपका तो दिस इज लाइक द इंग्लिश। कैसे आप बिजनेस लेटर लिखते हैं, क्या आपके, तो बहुत सी बातें जो आपने ये ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये कितने मार्क्स होगा बताओ मुझे? 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 60 मार्क्स का है, तो ये पार्ट कितने मार्क्स का होगा? यस जील बताओ कितने मार्क्स का होगा? हाँ जी 40 मार्क्स का। तो अब ध्यान रहे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पेपर 2 का जो पार्ट सेकंड होता है इस पे लोग बाग कंसंट्रेट कम करते हैं, जबकि अगर क्यों सबको ये लगता है ये तो हमें पढ़ा हुआ है, अरे ये तो हमको आता है, इंग्लिश क्या पढ़ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश। पर बेटा जी मेरी आपको एक पर्सनल सलाह है, आई विल एडवाइज यू पर्सनली कि इस पेपर 2 के पार्ट 2 पे भी बराबर इक्वली फोकस करना, क्योंकि ये आपको काफी अच्छे मार्क्स दिला सकता है। यस थोड़ा सा अगर आपने ढंग से फोकस किया तो इस 40 में से 30 मार्क्स के आने की प्रबल संभावना, बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, यू कैन गेट द 30 मार्क्स आउट ऑफ द 40। चलिए अब हम पेपर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पेपर 3 है आपका 100 मार्क्स का। अगेन पेपर 3 है। पेपर 3 में 3 पार्ट हैं बेटा जी। पहला पार्ट है आपका स्टैट्स का। पहला पार्ट किसका है? आपका स्टैट्स का, और ये है आपका 40 मार्क्स का। दूसरा पार्ट जो है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का, ये भी है आपका 40 मार्क्स नहीं, ये भी मतलब ये भी 40 मार्क्स नहीं है, ये है आपका 20 मार्क्स का। थर्ड पेपर जो है आपका, थर्ड पार्ट जो है आपका वो है बिजनेस मैथ्स। हाँ यहाँ पे उन बच्चों को हल्का सा फायदा हो सकता है जिन्होंने पहले 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी हुई हो, और नहीं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। नॉन मैथ्स वालों को भी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी इतनी बुरी तरह से यहाँ पेपर आपको नहीं मात देगा। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी पोर्शंस रहेगा जो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये आपका पेपर थर्ड में कुल 3 पार्ट होते हैं आपके, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 स्टेट्स का 40 मार्क्स का, पार्ट 2 लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, और पार्ट 3 आपका दैट इज 40 मार्क्स का बिजनेस मैथ्स। पार्ट 4 यानी पेपर 4 के 2 पार्ट रहेंगे। एक तो रहेगा आपका इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, और एक रहेगा आपका बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज। अब जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वह है आपका 60 मार्क्स का, और बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज ये है आपका 40 मार्क्स का। तो दोस्त यहाँ पे आपको अगर मैं बात कहूँ, मैंने आपको चारों पेपर के नाम बता दिए। इस चारों पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, और कौन सा कितने मार्क्स का है मैंने आपको ये बता दिया। इकोनॉमिक्स अगर मैं पेपर 4 की बात करता हूं तो बेटा इकोनॉमिक्स आपने 11-12 जो सीबीएसई से आ रहे हैं 11-12 में उन्होंने 100% इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उसका बेनिफिट आपको यहां पे मिलेगा। बीसी के अगर मैं बात कहूं तो थोड़ा बहुत बीएसटी आपने पढ़ा होगा, मतलब हालांकि वो सब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है। नई नई कंपनीज के बारे में आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, कि कौन सी कंपनी में कौन सी एमडी है, कौन एमडी है, क्या क्या, बहुत सारी बातें इसमें आपको जानने को मिलेगी। अच्छा अगेन इंटरेस्टिंग, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे दोस्त, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि पेपर 4 का जो ये पार्ट 2 है, पेपर 4 का जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में जो आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आया है, या अगर आपके पास में इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल नहीं है तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो। आप उसको रीडिंग करना शुरू कर दें, आप उसको रीड करना शुरू कर दें। इट्स अ प्योरली थियोरेटिकल पार्ट यार, हाँ इट्स अ प्योरली थियोरेटिकल पार्ट। ये जो पार्ट मैं कह रहा हूं ना, दिस इज प्योरली आपका थियोरेटिकल पार्ट है बेटा। यस और इसके अंदर जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूं इनका मार्किंग सिस्टम क्या है। तो इसको आप देखिए, 2 चीजों पे मैं आपको कह दूं, स्टूडेंट फोकस तो करता है लेकिन 2 चीजों पे वो फोकस बहुत कम करता है। एक तो ये बीसीके वाला पार्ट, और एक ये बेटा जी इंग्लिश वाला पार्ट। इन 2 पे फोकस स्टूडेंट का कम होता है, इन 2 पे फोकस स्टूडेंट का कम होता है। तो 40 और 40 80 मार्क्स आपने छोड़ दिए। 80 मार्क्स पे आपने अपना जितना अटेंशन आपको देना था आपने दिया ही नहीं, और फिर आप कहते हैं कि साहब नंबर कम आए, हमारे नंबर कम आए। अरे जहां नंबर आने थे वहां पे तो आपने मार्क्स, अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस इन 2 पे किया, मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स है लेकिन फिर भी जो मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी पूरी सक्सेस की जो बागडोर है, आपकी पूरी सक्सेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगी मेरे पास।
मेरी पूरी टीम के पास, हमारी पूरी टीम मिलके काम कर रही है और वो पूरी टीम इस क्वारंटाइन पीरियड में घर बैठे लेक्चर बना रही है आप लोगों के लिए, आपके लिए। सो थोड़ा सा फोकस करें। किसी को अगर यहां पे किसी को सपोज कीजिएगा मैथ से डर लग रहा है, होता है किसी को मैथ्स का फोबिया होता है, तो उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैथ्स से डर लग रहा है तो बेटा जी मैथ्स के साथ में आपको ये 2 चीज 60 नंबर तो मिले ना यार। आप इसको इतना स्ट्रांग कर लो, आप इसको इतना स्ट्रांग कर लो कि मैथ्स आपका क्या हो जाए, मैथ्स को आपसे फोबिया हो जाए। ये उसके बाकी 2 तो बड़े ही स्ट्रांग है। ये पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो बड़ा स्ट्रांग है। और जिसके ऑलरेडी मैथ्स है उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं, उनके लिए तो पेपर जो है पेपर थर्ड बल्ले बल्ले है, ऐसा बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये पेपर थर्ड। आपको समझ में आया? चलिए अब स्पेशल कमेंट में क्या कहूं मैं आपको, ये जो मेरा पहला कमेंट है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है। पेपर 1 और पेपर 2 का जो कमेंट है ये सब्जेक्टिव पेपर है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस, ये जो पेपर है आपके पेपर 1 पेपर 2 यानी अकाउंट्स एंड लॉ कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये जो आपका पेपर है बेटा जी, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव हैं। आपको सारे क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे, जैसा आप अभी तक 12th में देते आए हैं पेपर, उसी तरह पेपर आपको करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया चीज? अच्छा साहब, तो अब बाकी के जो 2 पेपर हैं, ये जो 2 पेपर है पेपर 3 और पेपर 4, ये बेटा जी ये पेपर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना है, 2 को मत कर देना, एक ही ऑप्शन को टिक करना है। अगर किसी ने 2 टिक कर दिया ना तो ऐसा नहीं है डबल मार्क्स मिलेगा, गया पेपर, गया क्रॉस। तो इसके अंदर जो रहेगा, इसके अंदर आपका पेपर 3 और पेपर 4 बेटा आपका MCQ पैटर्न का रहेगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या, थोड़ा सा और समझाओ, समझिएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस गलत क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग रहेगा और वो नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, -0.25। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा आपका, -0.25। यस, दिस इज योर नेगेटिव मार्किंग, -0.25। समझ में आती है चीज? ओके। अच्छा साहब, सर आपने हमको ये सब तो बता दिया, अब ये तो बताओ पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? वो भी बता रहा हूँ बेटा, सिर्फ पास की नहीं सोचनी, हमको रैंक की सोचनी, ध्यान रहे। तो देखिए, अगर पास होने के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक तो इंडिविजुअल पेपर में, जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं पेपर 3 की बात करता हूँ तो पेपर 3 में एज ए होल बात कर रहा हूँ। पेपर 3 के अंदर ये 3 पार्ट है, तो इन तीनों पार्ट को मिला के बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूं इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स लाने मिनिमम, इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क्स लाने। तो 40 मार्क्स अगर मैं पेपर 3 की बात करता हूं तो इन तीनों को मिला के 40 लाने हैं। किसी समझ में आ रही ना बात? किसी का स्टेट्स में 40 आ गया लेकिन लॉजिकल रीजनिंग उसका 10 आया, बिजनेस मैथ्स उसने कुछ किया ही नहीं मान लो, तो भी 50 है, तो भी वो उस पेपर में पास है। डोंट वरी यार, इसलिए मैथ्स का फोबिया तो रखना ही नहीं। किसी को ये डर हो कि मैथ्स नहीं इसलिए मैं सीए नहीं, ना बाबू ना, मैथ्स का फोबिया 0 कर दिया इस सिस्टम को मैनेज करके, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात कहूं तो पास होने के लिए दो कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है आपकी? तो पहली कंडीशन जो आपकी रहेगी वो ये कंडीशन है बाबू कि आपको फर्स्ट कंडीशन क्या है, पासिंग रिक्वायरमेंट इन इंडिविजुअल पेपर मिनिमम 40% और 40 मार्क्स। सही बात कहा मैंने, 40% या 40 मार्क्स। ऑब्वियसली यार, एक पेपर 100 का है तो उसका 40 मार्क्स, 40% कितना होगा, 40 मार्क्स। यानी आपको इंडिविजुअली, अगर मैं पेपर 1 की बात करता हूं, पेपर 1 आपका अकाउंट्स का है, पेपर 2 में 2 पार्ट है, इन दोनों को मिला के 40 लाना है। पेपर 3 में 3 पार्ट है, इन 3 पार्ट को मिला के 40 लाना है। पेपर 4 में 2 पार्ट है, इन 2 पार्ट को मिला के 40 में लाना है। होप यू अंडरस्टूड। आया समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल आया। अच्छा सर, इंडिविजुअली सब में 40-40 आ गया तो क्या हम सब पास हो जाएंगे क्या? नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे एक और कंडीशन है, ये और ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होगी तब आप पास होगे। दूसरी कंडीशन क्या है? एग्रीगेट विद ऑल 4 पेपर्स, यानी एग्रीगेट विद ऑल 4 पेपर्स, ये ऑल 4 पेपर्स। अगर मैं बात कहूँ एग्रीगेट विद ये वाला पेपर और ये चारों पेपर, एग्रीगेट विद ऑल दीज 4 पेपर्स, इन सब में कम से कम कितना परसेंट बनना चाहिए? 40% नहीं, 40% इंडिविजुअल मार्क्स है, कम से कम यहां पे 50% बनना चाहिए।
समझ में आ रही है बात? कम से कम यहाँ पे 50% बनना चाहिए। तो आपको दो कंडीशन चेक करनी है, इंडिविजुअल पेपर में कितना मार्क्स, मिनिमम 40 मार्क्स, और ओवरऑल सारे पेपर को मिला के अगर मैं इन सब की मार्किंग की कैलकुलेशन करता हूं तो ये सारा जो मार्किंग है, ये मार्किंग 4 पेपर 100 मार्क्स का, 4 पेपर 100 मार्क्स का कितने मार्क्स होंगे यहाँ पे, 400 मार्क्स होंगे। इस 400 मार्क्स में से कितने लेके आने, मिनिमम कितने लाने हैं पास होने के लिए, 200 लाने हैं चारों को मिला के। सर थोड़ा और समझाओ ना, ये थोड़ा सा और थोड़ा समझाओ ना सर। हाँ बिल्कुल समझाते हैं। देखो बच्चा, यहां पे अगर मैं बात करूं, अरे हिमांशु देख ले भाई, देख ले ये काम की चीज है तेरे। हाँ अंडरस्टैंडिंग तो हो कि कितने मार्क्स इसमें लाने हैं। हाँ बेटा जी आ जा। यस आदित्य देख। हाँ जी, तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग की बात करता हूं तो मार्किंग अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कितने पेपर है आपके पास में, पेपर 1 2 3 4, टोटल कितने पेपर है आपके पास में, 4 पेपर है। हाँ जी, उन 4 पेपर का मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स है सर सबका 100 है, तो चलो 100 मार्क्स हो गया। अच्छा, सपोज करो कि किसी ने मार्क्स ऑब्टेन किए, पेपर 1 में उसने ऑब्टेन किए 60 मार्क्स, पेपर 2 में उसने ऑब्टेन किए कितने, 50 मार्क्स, पेपर 3 में उसने ऑब्टेन किए 40 मार्क्स, और पेपर 4 में भी 50 मार्क्स। हमारे पास में दो कंडीशंस चेक करनी बेटा, दो कंडीशंस चेक करनी। पहली कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस है कि इंडिविजुअल पेपर में, यानी पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, इन सब में कम से कम 40 या उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो हमारी कंडीशन क्या है भैया, इंडिविजुअल पेपर में क्या 40 और अबव, क्या इसमें है क्या, यस इसमें है, क्या इसमें है क्या, यस इसमें भी है, इसमें भी 40 तो है ना, 40 और अबव है, 40 है ना, यस 40 है। अच्छा इसमें 50, यस ये भी 40 से अबव है। सर समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा तो ओवरऑल यहाँ पे कितने 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 मार्क्स का पेपर है, 400 मार्क्स का पेपर है, उसमें से लाने कितने हैं आपको, देखो 200। तो हमारी ये कंडीशन, एग्रीगेट कंडीशन, एग्रीगेट मार्क्स मस्ट बी एटलीस्ट 50%। तो एग्रीगेट मार्क्स मस्ट बी एटलीस्ट 50% क्या हो रहे हैं क्या, यस ऑफ कोर्स हो रहे हैं। ये देखिए 400 का 50% कितना होता है, 200 होता है। तो ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाइड कर ली और ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाइड कर ली। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड करते हैं तभी आप पास होते हैं। दोनों कंडीशंस जब आप सेटिस्फाइड करते हैं तभी आप क्या होते हैं, पास होते हैं। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया जी ये चीज? तो ये मार्किंग सिस्टम समझ में आ गया आपको, और किस पे कौन सा। अच्छा इसमें एक और बात मैं कह दूं, जब भी हम प्रिपरेशंस करेंगे जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर मेरे जिगर के टुकड़े का हर पेपर स्ट्रांग हो। इट माइट बी पॉसिबल किसी का अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है, किसी का अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग हो सकता है, किसी का स्टेट्स स्ट्रांग हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो सकता है। जो पेपर स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो। यस मेरी हमेशा से यही स्ट्रेटेजी रहती है, यही एडवाइस रहती है स्टूडेंट्स को, जो पेपर आपका स्ट्रांग है बेटा उसको और स्ट्रांग करो, यानी उसकी तलवार की धार को और तेज करो, कि यानी उस तलवार की धार से कोई बच ना पाए। साला कैसा ही पेपर आए उसमें कम से कम आपके 90 से अबव मार्क्स आए। वो आपको रैंक में हेल्प करेगा, वो आपको ओवरऑल क्लियरेंस में हेल्प करेगा, वो आपको ओवरऑल रैंक बनाने में हेल्प करेगा। तो मैंने ये तो आपको बोल दिया ये इसका मिनिमम है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर टारगेट माय डियर, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो अगर मैं आर टारगेट की बात करूं, अकाउंट्स, सबसे पहले पेपर 1 कौन सा आपका, अकाउंट्स। अरे आज तक पढ़ते आए हो रे, मिनिमम 90 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। हाँ अभी मैं अकाउंट्स डिस्कस करूंगा, इसमें क्या है क्या नहीं है, मिनिमम 90 मार्क्स तो आने ही आने चाहिए। पेपर 2 आपका क्या है, आपका पेपर 2 लॉ कॉरस्पॉन्डेंस, अगर ढंग से काम करो तो 80 मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेपर 3 किसी का बहुत फेवरेट पेपर हो सकता है, बहुत फेवरेट पेपर हो सकता है, मतलब काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। मैंने मिनिमम 80 कहा है, मैक्सिमम किसी, लास्ट टाइम हमारे यहाँ से 95 भी मार्क्स आए हैं इसमें। पेपर 4 की बात करता हूं मैं तो, अरे इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है यार, ये ऑलरेडी चीज आपने पढ़ी हुई है, तो इसमें 90 मार्क्स तो मिनिमम। यस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्त, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 90 मार्क्स, तो टोटल कितना बनता है आपका 340, टोटल कितना बनता है आपका 340 बनता है। और जैसे ही 340 बनता है आप आ जाते हैं रैंक में। आप कहाँ पे आ जाते हैं, आप आ जाते हैं बेटा जी रैंक में। तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए, दिस इज आवर टारगेट, दिस इज आवर टारगेट। समझ में आया जी आपको ये? बेटा आपको ये सारी चीजें नोट करनी है,
यस, ये मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप भी इसको नोट करें, अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे ये नोट कर दें। और ये जो आपकी मार्किंग है ना, इस मार्किंग में इनको नोट नहीं करना है, इनको तो भले ही आप डिलीट मार दें, इनको तो भले ही आप डिलीट मार दें, आपको नोट क्या करना है, आपको आपका टारगेट नोट करना है। यस, अपने रजिस्टर के पहले पन्ने पे, अपने रजिस्टर के फर्स्ट पेपर पे, व्हाट यू वांट इन द मिशन 2020 नवंबर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, ये आप लिखें और रोज उसको देखें, अपने ख्वाबों को रोज देखें और उसको हकीकत में बदलने के लिए जो प्रयास करना है, जो भी आपको इफेक्ट, जो भी आपको एफर्ट्स डालने हैं, जो भी उसमें इंपैक्ट देना, इफेक्ट देना है, रोज देते रहें। जब पौधा बड़ा होता है ना बेटा, पौधा एक दिन में बड़ा नहीं होता, पौधा एक दिन में बड़ा नहीं होता, उसको रोज खुरपी चाहिए होती, रोज पानी चाहिए होता है, उसको देखभाल चाहिए होती है। तो इसी तरह आपका ये जो नवंबर 2020 में जो आपका एग्जाम है ना, इसके लिए आपको अभी से रोज तैयारी करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड वो ही डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दे दो, सक्सेस तुम्हारी है, सक्सेस तुम्हारी है माय डियर, 100% तुम्हारी है। चलिए, तो ये मैंने एक आपको ओवरऑल मैंने आपको बताया, ओवरऑल मैंने आपको समझाया कि सीए फाउंडेशन का जो आपका मिशन है नवंबर 2020 का, इसमें ये चार लोगों से आपका रूबरू होगा, चार लोगों से आपका पाला पड़ेगा और इन चार लोगों को आपको धोना होगा, ये चार पेपर। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन से दो पेपर को आप अच्छे से करना चाहते हैं, अच्छे से लेना चाहते हैं और उसमें 90 आप सिक्योर कर सकते हैं। 90, more than 90, yes, you can do this। चलिए, अब मैं सीए जितेंद्र जैन, मैं आपके सामने आपकी खिदमत में अब पेश कर रहा हूं मेरा सब्जेक्ट और वो है अकाउंटेंसी। यस, पेपर 1 100 मार्क्स मेरे हाथ में, आपके हाथ में, आपके मार्क्स मेरे हाथ में, आपके हाथ में, आपकी मेहनत और आपकी प्रेजेंटेशन के हाथ में, क्योंकि वहां पे आपको एक्चुअल प्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा बेटा। आइए चलते हैं हम पेपर 1 की तरफ, और पेपर 1 का सबसे पहले हम देखेंगे इस पेपर का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन का पेपर 1 अकाउंट्स, और यह कितने मार्क्स का है? दिस इज 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है यह? 100 मार्क्स का यह पेपर है मेरे दोस्त। इसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे और मैं इसके पास्ट एग्जाम्स के पेपर्स भी डिस्कस करूंगा, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशंस को करेंगे मैं वो भी कहूंगा। आज वो सारी बातें करेंगे हम। तो पहला, मैंने इस सिलेबस को 5 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है। ये आईसीआई के मार्किंग पैटर्न के हिसाब से मैंने इस सिलेबस को डिवाइड किया है। चलिए लेट्स स्टार्ट योर ब्लॉक नंबर 1। हाँ जी, तो चलिएगा, अब हम वापस स्टार्ट करते हैं आपका द ब्लॉक नंबर 1। सो ब्लॉक नंबर 1 की अगर मैं बात कहता हूं तो इस ब्लॉक में देखिए, यह जो ब्लॉक है, देखिए आपका जो सिलेबस डिवाइड किया गया है चैप्टर्स में और यूनिट्स में। एक क्या होता है, जैसे चैप्टर और सब चैप्टर नहीं होते, तो सब चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर बना दिया गया और उन सब चैप्टर का नाम दे दिया गया यहाँ पे यूनिट। क्या नाम दे दिया गया? यूनिट। जैसे सपोज कीजिएगा, पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। किसका चैप्टर है? पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, थ्योरी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनका अलग से सब चैप्टर बना दिया गया और उनको नाम दे दिया गया यूनिट। तो इसके अंदर जो यूनिट का नाम दे दिया गया, टोटल इन्होंने 9 यूनिट्स दिए हैं इसमें, और वो 9 यूनिट्स आपके सामने आपके स्क्रीन पे ये रहे। यूनिट 1 है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। यूनिट 2 जो है आपका, यूनिट 2 देखिए, अगर मैं बात कहूँ यूनिट 1 आपका क्या है, दिस इज यूनिट 1 है आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अगर मैं आपकी बात कहता हूँ दैट इज यूनिट 2 क्या है आपका, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होता है। यूनिट 3 क्या है, ये अलग अलग एक चैप्टर है बेटा। हाँ, आपने 11th में ये सब पढ़ा हुआ है। आप देखिए, अगर मैं मीनिंग एंड स्कोप की बात करता हूँ, 11th में आपने पढ़ा हुआ होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपने 11th में पढ़े हुए होंगे। टर्मिनोलॉजी आपने 11th में पढ़ा होगा। कैपिटल रेवेन्यू आपने पढ़ा होगा 11th में। कंटीजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ा होगा। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये सारा जो चीज़ है ना बेटा, फर्स्ट जो आपका ये चैप्टर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ पोर्शन आपने 11 सीबीएसई के 11th में आपने पढ़ा हुआ होगा। हो सकता है आरबीएसई में ये ना हो, लेकिन सीबीएसई के 11th में थोड़ा बहुत पोर्शन इसका है। उतना ही ज्ञान हमको यहां पर भी चाहिएगा।
तो ये चैप्टर वन के अंदर अप्रोक्स 9 यूनिट्स है, तो हम इन 9 यूनिट्स को हम अपने 9 चैप्टर्स बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे अपने, हमारे लिए ये चैप्टर है साहब, हमारे लिए हर यूनिट अपने आप में एक चैप्टर है साहब। समझ में आ गई बात? तो हाँ, अगर मैं इंस्टीट्यूट के डेफिनेशन की बात करता हूं उसके हिसाब से चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास में क्या है, ये इतने सारे यूनिट हैं, 9 यूनिट्स हैं साहब, हमारे 9 सब चैप्टर्स हैं। अच्छा, इसमें से वेटेज क्या है भैया, इसका जो मार्किंग का वेटेज है ना, इसमें से मोटा मोटी 5 से 10% का पूछा जाता है। यस, 5 से 10% का इसमें से पूछा जाता है। और इनफैक्ट अगर मैं बात कहूं बेटा, 10 से 12 नंबर तो इसमें से आते ही आते हैं। हाँ जी, अब अगेन मैं आपको यहां पे बता दूं, फिर मैं आपको बता देता हूं, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी समझ के क्या करते हैं, इसको सिर्फ एक रीडिंग लगा के छोड़ देते हैं। जबकि आपका जो पहला क्वेश्चन आता है ना, पेपर का जो पहला क्वेश्चन आता है, वो थ्योरी का ही बनता है और कंपलसरी, वो तो करना ही करना है, वो करना ही करना है, कंपलसरी करना ही करना है। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जब हमारे पास में ऑप्शन ही नहीं होता किसी चीज का, तो यार उसको तो ढंग से करके जाओ, इसको बहुत अच्छे से करना है अपने को। ये हुआ आपका ब्लॉक 1, होप यू अंडरस्टूड। अब मैं अगर बात करता हूं आपके ब्लॉक 2 की, तो ब्लॉक 2 में क्या होगा, ब्लॉक 2 में इसी का आगे पोर्शंस दिया गया है। देखिए चैप्टर 2 में क्या लिखा गया, अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले थ्योरी वाला पोर्शन आ गया। अब अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होगा, वही जर्नल एंट्रीज, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, यही सारी बातें होगी। तो ये सारी बातें देखिएगा चैप्टर 2 में। जो आपका यूनिट 1 है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल एंट्रीज, उसके बाद में आपका लेजर, फिर आपके पास में ट्रायल बैलेंस, फिर आपके पास में सब्सिडरी बुक्स, और फिर आपके पास में क्या है, कैश बुक। कैश बुक के बाद में यहां तक तो आपने सबने, ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस तो होता ही होता है। तो ये हमारे लिए अगेन ये क्या होंगे, हमारे लिए अगेन ये सारे के सारे चीज क्या होगी, एक अलग से हम उसको चैप्टर मानेंगे। ये सारा पोर्शन अभी तक का जितना भी मैंने पोर्शन आपसे डिस्कस किया ना, ये सारा पोर्शन आप 11th में पढ़ चुके हो। द एंटायर दिस पोर्शन यू हैव डन इन क्लास 11th। यस बच्चा जी, इस क्लास 11th में आप ये चीज कर चुके हो। चलिए, हालांकि आगे आएगा, आगे वाला पोर्शन भी आपने क्लास 11th में किया हुआ है। सो अगर मैं बात कहूं तो नेक्स्ट क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड यूनिट 6 जो है आपका, ये यूनिट 6 क्या है आपका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या है आपका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। यस, तो अब मैं यहाँ पे बात करें ब्लॉक 2 में, मैंने चैप्टर 2 लिया आपका, और चैप्टर 2 में क्या क्या है, मैं सिर्फ अभी सिलेबस बता रहा हूँ। एक बार प्लीज़ आप सिलेबस को नोट डाउन कर लें, हम आगे आराम से चलेंगे, डे बाय डे हम बात करेंगे किस तरह से आगे हमें स्टडी को करना है। तो चैप्टर 2 में मैंने आपको क्या क्या बताया, आपकी यूनिट फर्स्ट यूनिट क्या आ गई, आपकी अकाउंटिंग प्रोसीजर है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, सब्सिडरी बुक्स है, कैश बुक है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। अब इसके बाद में आपका चैप्टर 3 भी इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड द चैप्टर 3, और वो क्या है आपका, बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम। ये बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम बीआरएस अलग से एक चैप्टर है। अब इसके अंदर कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये तो अलग से एक चैप्टर भी है, सब चैप्टर भी यही है, मेन चैप्टर भी यही है, तो इसके अलग से इसके अंदर अलग से कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ। फिर एक पोर्शन आता है आपका, वो पोर्शन आता है दैट इज कॉल्ड द इन्वेंट्री। किसका आता है आपका, इन्वेंट्री का पोर्शन आता है। इन्वेंट्री भी अपना आप में एक चैप्टर है, यही सब चैप्टर है, यही चैप्टर है, तो इन्वेंट्री का पोर्शन आता है। और एक और पॉइंट आता है, वो आता है आपका डेप्रिशिएशन का। किसका आता है, डेप्रिशिएशन का। तो अगर मैं क्लास 11 की बात करता हूं, तो क्लास 11 में आपने इन्वेंट्री नहीं पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 11 में आपने यहां तक सारी चीज़ें पढ़ ली होगी। बीआरएस भी आपका क्लास 11 का था, और अगर मैं बात कहूं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपकी क्लास 11 की है। तो बीआरएस आपका क्लास 11 का था, इन्वेंट्री आपका एक तरह से नया चैप्टर कह सकता हूँ मैं, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिशिएशन ये भी आपका क्लास 11 का है, ये भी आपका क्लास 11 का है। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, इसका वेटेज कितना है साहब, ध्यान रहे, इसका वेटेज बेटा जी 25 से 30%। यस, ब्लॉक 2 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्लॉक 2 में से 25 से 30% के नंबर, 30%, 25 नंबर से लेके 30 नंबर तक के क्वेश्चंस इनमें से आते ही आते हैं भैया जी। यस, इसमें से आते ही आते हैं। अगर मैं बात करूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसको भी मैं बोल्ड करता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमेशा आता है, मोटा मोटी सब बार आता है। विल डिस्कस क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे। तो ब्लॉक 2 का देखिए, फर्स्ट ब्लॉक मैंने आपको बोला पूरा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। ब्लॉक 2 में कुछ थ्योरी पोर्शन भी है, लेकिन आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी यहां से स्टार्ट हो गया। तो
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 में आपका अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो आप अंदर ही अंदर खुश ना होए, अंदर ही अंदर ज्यादा फूले ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस के पैटर्न आएंगे ना वो सीए फाउंडेशन के हिसाब से आएंगे। यस, यहाँ क्वेश्चंस के पैटर्न थोड़े से मतलब आपका बेस तो काम आएगा ही, बेबी को बेस पसंद है, बेस तो काम आएगा ही बेटा जी, लेकिन बेस तो काम आएगा ही, लेकिन साथ साथ में उस बेस को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, किस तरह से यूज में लेके आना है, उसका यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्लियर? हाँ जी, डेप्रिसिएशन भी मैं आपसे देखूंगा, डेप्रिसिएशन भी मैं आपसे रूबरू हूंगा जब डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम करेंगे। ओके, फिर अब मैं बात करता हूं ब्लॉक थर्ड की। मैं किसकी बात करता हूं भाई साहब? अब ब्लॉक थर्ड की मैं बात करता हूं। तो ब्लॉक थर्ड में ये ब्लॉक थर्ड बेटा बहुत ही स्पेशल, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अब मैं अगर अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस में देखिएगा, हाँ जी, पहला पॉइंट मैं देख लेता हूं। तो यूनिट यानी इसके अंदर यानी ये अलग अलग हमारे लिए वही, हमारे लिए हर यूनिट एक अपना आप में एक चैप्टर है दोस्त। चैप्टर 6 का नेक्स्ट आपका पॉइंट जो आपका नेक्स्ट यूनिट है वो क्या है? आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन कौन सी क्लास में किया हुआ है आपने? हाँ जी, कौन सी क्लास में किया हुआ है? 11th में किया हुआ है। उसके बाद में आपका आएगा सेल एंड अप्रूवल। ये एक तरह से आपका न्यू है, ये एक तरह से आपका क्या है जी, आपके लिए ये नया चीज़ है साहब, ये आप नया करेंगे। फिर आपके पास में कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए अगर मैं कंसाइनमेंट के लिए अगर मैं बात कहूँ तो जो लोग आरबीएससी के थे, अगर कोई आरबीएससी से है तो उन्होंने तो क्लास 12th में कर लिया होगा, और जो लोग सीबीएसई से हैं, सीबीएसई वाले यहाँ पे उनके लिए ये नया चैप्टर है, वो यहाँ पे करेंगे। फिर आपका आता है एवरेज ड्यू डेट। ये एवरेज ड्यू डेट जो चैप्टर है बेटा, ये क्या है, क्या बला है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, अभी सिर्फ हम पिक्चर का नाम देख रहे हैं। जब मूवी स्टार्ट होती है ना तो सबके नाम आते हैं या बाद में आते हैं। जब मूवी स्टार्ट होती है, अपन ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें पहले नाम आते हैं, अपन ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें सारे हीरो हीरोइंस के एक्टर्स के पहले नाम आते हैं। तो अभी जो मेन हीरो थे, इसमें मेन हीरो कौन सा था? ब्लॉक नंबर 2 आपका हीरो है मेन, और ब्लॉक नंबर 3 भी आपका मेन हीरो तो नहीं है, लेकिन हीरो का फ्रेंड है साहब, हीरो का खास दोस्त है। अभी देखते हैं, देखिए। उसके बाद में यूनिट 5 में है आपका अकाउंट करंट। ये भी आप सबके लिए, चाहे सीबीएसई से हैं चाहे आरबीएससी से हैं, ये भी आपके लिए एक नया पॉइंट है, एक नया चैप्टर है। और इसकी जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम 15 to 20% यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। तो ये अभी तक मैंने 20 चैप्टर्स आपसे डिस्कस कर, मेरे लिए साला हर यूनिट एक चैप्टर है। हर यूनिट को पढ़ना है, हर यूनिट को हमें, अब किस यूनिट को हमें कितना वेटेज देना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ब्लॉक थर्ड हो गया। अब मैं ब्लॉक फोर्थ की बात करता हूं। ब्लॉक फोर्थ है, अब ब्लॉक फोर्थ जो है बेटा वो आपका जाना पहचाना है, जो 12th में है। उसमें पार्टनरशिप तो नहीं आया इसमें। ब्लॉक 4 की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनरशिप भी आएगा, इसमें आएगा, डोंट वरी, इसमें भी आएगा। लेकिन ब्लॉक 4 में सबसे पहला हमने क्या ले लिया? दिस इज फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर जो कि आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इसमें आपने फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपने सपोज मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये आपके लिए न्यू रहेगा, अगर किसी के पढ़ा हुआ है तो ठीक है। और फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग ये आपका क्लास 11th का पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, यहाँ पे ये क्लास 11th का यानी फाइनल अकाउंट, वही प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनल अकाउंट। क्या क्या थे उसमें? ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट जो हम करते थे वही हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन एक नए अंदाज से, एक नए एडजस्टमेंट के थ्रू, एक नए अंदाज से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यू विल एंजॉय द क्लास। चलिए, सब लिख लो बेटा, सब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे सिलेबस है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो अपने रजिस्टर के पहले पन्ने पे लिखने में क्या जाता है? जो हमें करना है, जो हमारा टारगेट है, जो हमने अचीव करना है, उसको लिखो तो सही कि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ जी। फिर इसमें आता है बेटा चैप्टर 8 पार्टनरशिप अकाउंट। हो, पार्टनरशिप तो आपने भरपूर पढ़ा होगा, पार्टनरशिप तो आपने 12th में दबा दबा के पढ़ा होगा। आपका पूरा मैं पार्टनरशिप था भैया 12th के लिए, तो 12th की जान थी पार्टनरशिप।
तो ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन है, P&L अप्रोप्रिएशन होगा, गुडविल है, न्यू पार्टनर का एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, इसमें आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। डेथ में आप यहाँ पे गार्डनर वर्सेस मरे रूल भी पढ़ेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स भी पढ़ेंगे, जो कि आपके 12th में नहीं था। 12th RBSC में था, लेकिन CBSC के 12th में ये नहीं था। वो चीज़ हम यहाँ पे अलग से ढंग से पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो एक आपने 12th में या किसी ने 12th में, किसी ने 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, NPO। हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO। ये भी आपका इसी में है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या था आपका? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था, इनकम एक्सपेंडिचर था, और आपका बैलेंस शीट था। होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास में अब कुल मिला के हमारे पास में कितने चैप्टर हो गए हैं? 28 चैप्टर्स हो गए हैं। और इसका मार्किंग ब्लॉक 4 का मार्किंग परसेंटेज देखेंगे ना, द हाईएस्ट मार्किंग परसेंटेज 32-40%, 32-40%। अब समझो, देखो, अगर आप ब्लॉक 2 कर लेते हो और ब्लॉक 4 कर लेते हो, अगर आप ब्लॉक 2 कर लेते हो और ब्लॉक 4 कर लेते हो, अगर ये दो ब्लॉक आपने ढंग से कर लिए ना, मतलब कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, बहुत परफेक्टली आपने ब्लॉक 2 और ब्लॉक 4 कर लिए, तो मेरे दोस्त, यस, 70% तो हमने यहीं सिक्योर कर लिया, या मिनिमम की बात करूं तो 60% तो हमने यहीं सिक्योर कर लिया। ये 60 नंबर तो हमने यहीं सिक्योर कर लिए। अब देखिए साहब, आपका जो लास्ट ब्लॉक है वो आपका है ब्लॉक 5, और ब्लॉक 5 में अगर मैं कहूं तो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर्स आते हैं। यस, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर्स आते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंपनी, ये आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रहेगा। उसके बाद में इश्यू, री इश्यू, फॉरफीचर, ये आपका रहेगा अलग से, और इश्यू ऑफ डिवेंचर रहेगा। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन यहाँ पे नहीं है, इश्यू ऑफ डिवेंचर है। तो ये आपके पास में अगर मैं बात कहूँ तो मेरे लिए ये सारे अलग से एक एक चैप्टर मैं इसको बोलता हूँ, तो टोटल 31 चैप्टर्स हम यहाँ पढ़ेंगे। यस सर, इसका मार्किंग परसेंटेज, हाँ बेटा जी, इसका मार्किंग परसेंटेज ये लो 10 से 15%। और इसमें भी अगर मैं बताऊं, अभी मैं और बताऊंगा, इसमें इन तीन में भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट का, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है ना, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट साला आता ही है। हाँ जी, इसके साथ में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आ जाता है, दैट इज वो यहाँ से आ जाता है आपका इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके बाद में उसका न्यूमेरिकल पोर्शन आपका, ये चैप्टर नंबर, मेरे हिसाब से जो चैप्टर नंबर 30 है मेरा, ये यूनिट 2 यानी ब्लॉक 5 का चैप्टर 10 का यूनिट 2, इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा जी, इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता, हाँ थ्योरी का क्वेश्चंस में से आता है बेटा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस आपका 100% क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, वो किसका है? इश्यू, फॉरफीचर एंड री इश्यू का। और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, CBSC वालों ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। RBSC वालों के लिए फॉरफीचर और री इश्यू एक नया पॉइंट होगा, वो नई तरह से हम डिस्कस करेंगे। और इश्यू ऑफ डिवेंचर आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए, इसको हमने क्या किया, इसको हमने अगेन मैं बात कहूँ, इसको हमने यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, इसको मैं वापस हाइड कर देता हूँ। मैंने अपने सिलेबस को, अपने पेपर के सिलेबस को मैंने 5 ब्लॉक में डिवाइड किया। परसेंटेज के हिसाब से किस में से कितना वेटेज बनता है उसके हिसाब से मैंने डिवाइड किया। ये 100 मार्क्स का पेपर है। ब्लॉक 1 में आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ब्लॉक 1 में आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सारा आपका। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ ब्लॉक 2 की, तो ब्लॉक 2 में क्या था आपका? अकाउंटिंग प्रोसेस। ब्लॉक 2 में आपका अकाउंटिंग प्रोसेस था, और साथ ही साथ में आपके पास में दैट इज़ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलेशन, इन्वेंट्री, ये आपके पास में था। ब्लॉक में अगर थर्ड की बात करता हूँ तो इसमें स्पेशल ट्रांजेक्शन्स में ये सारे पॉइंट्स थे। और अगर मैं ब्लॉक 4 की बात करता हूँ तो ब्लॉक 4 में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड द पार्टनरशिप अकाउंट and the NPO, the most important block of your CA Foundation Mission 2020, that is block 4, final account, partnership account and financial statement। ये आपका ब्लॉक 4, दैट इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट। और मैं आपको और बता दूं, इसमें से भी कौन सा हमें बहुत फोकस के साथ करना है, अगर पार्टनरशिप में कहें तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का आता ही आता है। हाँ जी, चलिए,
उसके बाद ब्लॉक 5 की बात की तो ब्लॉक 5 में आपका क्या है, कंपनी अकाउंट्स है ये, और कंपनी अकाउंट्स में आपके एक तो थ्योरेटिकल पोर्शंस है, उसके बाद में इश्यू फॉर्फेचर इश्यू है और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। तो ये सारी बातें आपका सिलेबस, ध्यान रहे ये इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें और कुछ भी पार्ट नहीं डाला हुआ है, 100% अकाउंट्स है बेटा, क्योंकि आप बनने ही क्या जा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रही है बात? You all of you are FCA for me। FCA का मतलब क्या होता है, आपने अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है घर में उनसे पूछिएगा कि FCA का मतलब क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके लिए FCA का मतलब क्या है। You all are the future chartered accountant, you all are definitely will be succeed and one day it will come then you will be a chartered accountant। Yes dear, मैं आपको वैसे बता दूं, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं कि आपने एक बहुत सही कदम उठाया है, एक प्रोफेशनल डिग्री के लिए, एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने के लिए बहुत सही कदम आपने ले लिया है। तो दोस्त यहां तक हमने बातें की, तो अभी तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको अभी सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले आपको मैंने समझाया था कि आपकी स्कीम क्या होती है, सीए फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं अपने पेपर पे आ गया और अपने पेपर का मैंने आपको सिलेबस बताया कि अपने पेपर का क्या सिलेबस है और इस सिलेबस में टोटल कितने पॉइंट्स है, टोटल कितने चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। 31 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, तो अरे 31 है बेटा, 3 चैप्टर हटा दिए जो पहले थे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस से हटा दिए, डोंट वरी। जॉइंट वेंचर, यस, रॉयल्टी एंड रेशियो, ये 3 चैप्टर और थे, लेकिन आपके सिलेबस में 3 चैप्टर नहीं है। अच्छा दोस्त, अब हम पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, हम किस पे पहले अटैक करेंगे, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो अभी तक जो सीए फाउंडेशन का अभी तक का जो पेपर होगा, अभी तक बेटा 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं पिछले। देखिए, एक साल में 2 बार ये पेपर होता है। तो पहला जो पेपर हुआ था वो पहला पेपर जो हुआ था बेटा, वो पहला पेपर हुआ था मई 2018 में। मई 2018 में पहला पेपर हुआ था। उसके बाद में उसका पेपर नवंबर 2018 में हुआ था। फिर जो पेपर हुआ था आपका मई 2019 में हुआ था। जो लास्ट पेपर है वो क्या है आपका, नवंबर 2019 का पेपर। अभी मई 2020 का पेपर एक्सटेंड कर दिया, जो जून में होने वाला है। तो अभी तक 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 4 बार पेपर बन चुका है, 4 बार हमारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और उसमें से काफी लोग सक्सेसफुल होके आगे भी जा चुके हैं। बस इस सक्सेस को पाने के लिए 2 चीज चाहिएगी, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। बाकी आप मुझ पे छोड़ें, तुम मुझे डेडिकेशन दो, मैं आपको सक्सेस दूंगा, चलेगा। अब इसमें क्या होता है, जरा हम पेपर को एनालाइज करते हैं। इसमें बेटा देखो, आपके पेपर में 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन फर्स्ट जो होता है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, ये 3 पार्ट होते हैं और तीनों क्वेश्चन फर्स्ट कंपल्सरी होता है। क्वेश्चन फर्स्ट कंपल्सरी होता है। इसमें से क्या होता है, ए और बी जो सेक्शन होता है, ए और बी जो सेक्शन होता है वो टी का मतलब थ्योरी, टी का मतलब क्या है, थ्योरी, और सी पार्ट जो होता है वो न्यूमेरिकल का होता है। तो जरा देखें कि अभी तक में कैसे कैसे पूछे गए, कैसे कैसे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए और कितने कितने मार्क्स के पूछे गए। तो देखिए, ये देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो ट्रू और फॉल्स पूछते हैं। ये 12 नंबर फिक्स है साहब। देखो, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ट्रू और फॉल्स, यहां भी ट्रू और फॉल्स, यहां भी ट्रू और फॉल्स, यहां पर भी ट्रू और फॉल्स और यहां पर भी ट्रू और फॉल्स। यानी क्या सही है क्या गलत है, इसका जवाब आपको देना है और इसके आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखने से 12 नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखने से 12 नंबर नहीं मिलेंगे। इसके अंदर आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, इसके अंदर आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा। तो इनफैक्ट मैं आपको पेपर का पैटर्न बता रहा हूं मेरे दोस्त, आप समझें। पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला क्वेश्चन बेटा जी कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये तो करना ही करना है। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन है, ये तो करना ही करना होता है। उसके बाद में पीछे जो 5 क्वेश्चन बचते हैं, 2 3 4 5 6, पीछे जो 5 क्वेश्चन बचते हैं ना, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। यस, उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन का आपके पास में क्या रहता है, चॉइस रहता है। अब कहीं तो चॉइस मिलना चाहिए ना बेटा। हाँ,
हाँ, एक क्वेश्चन का ही, ज़्यादा चॉइस नहीं है बेटा। हाँ, ज़्यादा चॉइस तो ये सीए करो ही मत, आप अपनी चॉइस ही तो हैं सीए में। आइए, तो यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, और यह, अब ये जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी, देखो पहला अगर मैं बात करता हूँ ट्रू फॉल्स, और सेकंड क्या है, डिफरेंस बिटवीन इवेल्यूएशन और डिफरेंस बिटवीन, 3 बार डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान रहे, डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। और यह जो है ना, यह जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये हमने जो डिस्कस किया था ना, ये कहाँ से आते हैं, ये आपके जो ब्लॉक 1 है ना आपका, ये यहाँ पे जो आपका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो है आपका, ये यहाँ से आते हैं साहब, ये यहाँ से आते हैं। हाँ जी, ब्लॉक 1 और ये ब्लॉक 2 के यहाँ तक के पार्ट से आ जाते हैं। होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको ये? हाँ जी, समझ में आ रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन का समझ में आया। और पहले क्वेश्चन का जो सी पार्ट होता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है, पहले क्वेश्चन का सी पार्ट 4 मार्क्स का, ये न्यूमेरिकल होता है। और ये भी अगर आपने ये देखा हो, पहला क्वेश्चन जो होता है 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली अभी तक का जो ट्रेंड है, पहले 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से आता है, और ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से आता है, और ये कंपलसरी होता है, आपके पास में चॉइस नहीं होती है। तो ध्यान रहे, ब्लॉक 1 से और ब्लॉक 2 से, ब्लॉक 1 से और ब्लॉक 2 से हम कुछ नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि इसमें से कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से यदि कुछ भी छोड़ दिया और वो क्वेश्चन में आ गया, सपोज आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर छोड़ दिया और वो आ गया, आपने बीआरएस छोड़ दिया, इन्वेंट्री छोड़ दिया, डेप्रिसिएशन छोड़ दिया, कोई भी एक पोर्शन छोड़ दिया और वो कंपलसरी में आ गया, तो बेटा आपके नंबर तो गए। तो इसलिए इन 2 ब्लॉक को तो हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें से कंपलसरी क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए, वापस हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्चुअली 20 मार्क्स का होता है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में अलग अलग ये न्यूमेरिकल्स होते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 2 आपका न्यूमेरिकल्स होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा किस तरह से यहाँ का सिनेरियो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का सिनेरियो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये अभी लास्ट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन था उसमें क्या आ गया, बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बाबू, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर मैं बात कहूं यहाँ पे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क्स का। अगेन कौन सा ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 2। तो अगर मैं पिछले पेपर को एनालाइज करूं तो ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, 40 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। सच इंपॉर्टेंट थिंग, समझ में आ रही है बात? देखिए जो सिनेरियो है, ये सारा सिनेरियो क्या कहता है, यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी बात कहता हूँ, यहाँ पे भी उससे पहले मई 19 में भी बात कहूँ तो मई 19 में भी ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से कितना 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया दोस्त। तो अगर ये 2 ब्लॉक आप कंपलसरी कर लोगे ना, 2 ब्लॉक आप ढंग से कर लोगे ना, 40 मार्क्स आ जाएंगे आपके। अच्छा, फिर अब इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ जैसे कि नवंबर 2018 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आया था, रॉयल्टी आया था, ये रॉयल्टी तो अब अपने हट चुका है, तो रॉयल्टी अपने आएगा नहीं। उसके बाद में अगर मैं बात कहता हूँ अकाउंट करंट और इन्वेंट्री, तो ये अकाउंट करंट और इन्वेंट्री अगेन कौन से ब्लॉक का है, ब्लॉक नंबर 2 का है। अकाउंट करंट वापस ब्लॉक नंबर 3 में चला जाता है, लेकिन अगेन वहाँ पे देखूँ तो ब्लॉक नंबर 2 और 1 से यहाँ पे 35 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। such a important block 1 and block 2 is very important thing my dear. So अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपके पास में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको कभी कभी 2 क्वेश्चंस के क्वेश्चन थर्ड के अंदर ही आपको कुछ चॉइस मिल जाती है, क्वेश्चन थर्ड के अंदर ही कभी कभी चॉइस मिल जाती है। अगर चॉइस नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी चॉइस भी मिल जाती है क्वेश्चन थर्ड के अंदर। तो ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। ये पिछली अगर मैं कहूँ तो कंसाइनमेंट ब्लॉक 3, ये सेल ऑन अप्रूवल और ड्यू डेट अकाउंट करंट। ये अगेन रॉयल्टी हमारे कोर्स में अब है नहीं, तो हम यहाँ पे डिलीट मार देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ओ माय गॉड, ये देखिए मई 2018 में तो फाइनल अकाउंट का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था इसमें से। यस, ये इस तरह मैं ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 का एक साथ में मैं आपको एनालिसिस करके दे देता हूँ। आप आराम से इसको तसल्ली से पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह से क्या क्वेश्चन पैटर्न आया है, आपको समझ में आ जाएगा। अब इन सब के बेसिस पे ये जो एनालिसिस है, ये जो पिछले 4 अटेम्प्ट का जो एनालिसिस अपन ने किया, इस एनालिसिस को मैंने अपने हिसाब से, क्योंकि
किस फ्रीक्वेंसी से पूछा जा रहा है, तो मैंने उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो पहला मेरा देखिए ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तो रहेगा ही रहेगा आपका, मतलब थ्योरी वाला पोर्शन तो रहेगा ही रहेगा। न्यूमेरिकल्स को मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया, A++ कैटेगरी में डिवाइड किया मैंने। उसमें कौन कौन सा है, उसमें देखिए अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो उसमें ये सारे पॉइंट जो हैं आपके BRS, हर बार आता है साहब BRS, हर बार आता है BRS। हाँ जी, अगर मैं कहूँ BRS, ये रहा आपका BRS, यहाँ पे ये रहा आपका BRS, यहाँ पे ये रहा आपका BRS, और यहाँ पे ये रहा BRS। पिछले 4 अटैम्प्ट से लगातार पूछा जा रहा है BRS। ये जो मैं चैप्टर्स के नाम ले रहा हूँ, इन चैप्टर्स के जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये चैप्टर्स अभी तक के 4 अटैम्प्ट में हर बार पूछे गए हैं, तो इसको तो किसी कीमत पे छोड़ना ही नहीं है। BRS, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पार्टनरशिप, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट में कंपनी में कौन सा इश्यू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर, एवरेज ड्यू डेट। आप जब क्रॉस चेक करोगे तो देखना ये आपको हर बार मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन A++ में क्या है, क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट में पूछा गया। उसके बाद में मैंने कहा A+ कैटेगरी में इन 4 में से किसी भी 3 अटेम्प्ट में पूछा गया, वो मेरे लिए क्या है, A+ कैटेगरी का है। और उसमें जो नंबर जिसके आए हैं वो हैं आपके कंसाइनमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंट करंट। अच्छा जी, उसके बाद में मैंने A कैटेगरी में बोला कि क्वेश्चन कम से कम 2 बार तो वो पूछ लिया गया है, वो कौन सा है, वह है आपके डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री। अब डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री करना यूँ ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये कंपल्सरी में आ जाता है और ये ब्लॉक 2 से रिलेटेड है, तो इसलिए वापस, हालांकि क्वेश्चन को एनालाइज करते समय मैंने ये ध्यान रखा है कि लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से मैंने इसको एनालाइज किया है, लेकिन ये चूंकि यार ये जो करना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये किस में आता है, ब्लॉक 2 में आता है। होप यू अंडरस्टूड। आपको सिलेबस की मोटा मोटी सारी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हमें अपनी स्ट्रेटेजी को बनाना है। क्लास पूरी देखें दोस्त, मुझे पता है क्लास पूरी देखें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस डिस्कस हो रहा है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे बेटा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया गया है, वो कौन कौन से हैं आपके, दैट इज ट्रायल बैलेंस एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखो ब्लॉक में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी आपका वैल्यूएबल थिंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन आप उसमें से भी कुछ चीज़ें देखिए, हमें छोड़ना कुछ नहीं है, करना सब कुछ है, लेकिन हमें अपनी प्रायोरिटी को इस हिसाब से डिस्कस करना है। प्रायोरिटी को इस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, समझ में आ गया बात। और बेटा कुछ चीज़ ऐसी, हैप्पी हो जाओ भैया, आपके लिए ये टॉपिक जो अभी पुराने लोगों को पढ़ने पड़े, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कौन कौन से हैं, जॉइंट वेंचर, रॉयल्टी एंड रेशियो, ये 3 टॉपिक आपके सिलेबस से हटा लिया गया। ये 3 टॉपिक हटाने के बाद में 31 चैप्टर्स हैं, तो देखो पहले क्या हालत हुई होगी। हाँ जी, समझ में आ रही है बात। ये 3 चैप्टर्स आपके यहाँ से हटा लिए गए हैं, अब आपको चैप्टर पढ़ने, तो इसमें से देखिए 15 चैप्टर्स तो ऐसी हैं जो कि अपने को करने ही करना है 100%, मतलब ऐसा करना है कि इसमें से कुछ भी कहीं से भी आ जाए तो आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। सो दोस्तों, ये था आज। सबसे पहले मैंने आपको आपका ओवरव्यू बताया कि आपके यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो इस मिशन CA फाउंडेशन नवंबर 2020 एग्जाम में आपका क्या क्या पेपर पैटर्न रहता है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। ये टारगेट आपके रजिस्टर के हर पहले पन्ने पे लिखा होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए आपका टारगेट। और उसके बाद मैंने आपका सिलेबस, आपको मैंने मेरे पेपर का सिलेबस, इट्स अ लवली पेपर, आई लव अकाउंट्स, और अकाउंट्स के पेपर का सिलेबस मैंने आपको बताया कि अकाउंट्स के पेपर का सिलेबस क्या होता है। उसको मैंने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है और मैंने मार्किंग के पैटर्न के हिसाब से मैंने ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है, और वो सिलेबस मैंने आपको पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया। प्लीज़ नोट कर लें इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको नोट कर लें, अपने को पता रहे ये हो गया, वी नो दिस थिंग। और उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, पिछले 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि क्या, आराम से इसको पॉज करें, देखें, आप खुद एक बार एनालिसिस करें, आपका खुद का एक अपनी व्यू रचना बनाए, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। उसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग A++ कैटेगरी के मैंने चैप्टर को सेलेक्ट किया। तो इस तरह से आज की क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। मैं आपको मैंने आज किस तरह से अपने को स्ट्रेटेजी बनानी है हमने वह डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी बातें कल करेंगे। खुदा हाफिज। ओके, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, यस थैंक यू।